नमस्कार, आज हमारे साथ है कुमकुम भारद्वाज जी। सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं, अगर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा फेरबदल दिख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उनसे साफ बात की है और उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए महाराष्ट्र में। जब से ये सरकार आई है, अघाड़ी सरकार जो फॉर्मेशन हुआ है इनका एनसीपी के साथ और शिवसेना के साथ, तो दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो महाराष्ट्र में बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आप शुरू से देख रही हैं, सुशांत का केस हो या फिर रिपब्लिक भारत के जो अर्नब गोस्वामी हैं उनसे रिलेटेड हो, मतलब हर दिन कुछ न, और उससे भी अगर मैं पॉलिटिकल बात ना करूं तो अगर मैं कोरोना की भी बात करूं तो कोरोना का मामला भी महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर में फेल्योर, हेल्थ में फेल्योर, हर चीज़ में वो फेल्योर हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट रहा है जब वहाँ पे भाजपा की सरकार थी या उसके पहले भी की भी सरकार थी तो इस तरीके का सिचुएशन नहीं था। शिवसेना की जो राजनीति है वो कभी भी, जो उद्धव ठाकरे के जो पिताजी हैं बाला साहेब ठाकरे, वो राजनीति करने के लिए नहीं जाने जाते थे। उन्होंने जिस चीज़ों पे लगाम, जिन चीज़ों पे लगाया हुआ था, वो उस चीज़ से हट करके उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का एक पोजीशन तो ले लिया, पॉलिटिकल पोजीशन, बट उन्हें पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है। तो उस नाते तो मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डेफिनेटली फेल हो रही है। और किन किन सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लगता है, ये रामदास जो अठावले हैं वो हमारे लोकसभा में मंत्री हैं, तो उनको बेहतर पता है इन चीज़ों के बारे में। और मैं समझती हूँ, बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई ऑल्सो फील कि महाराष्ट्र में डेफिनेटली अगर ये सरकार नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, कोरोना को, किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग हर तरफ से देश में उठ रही है और मैं भी इस चीज़ को सही मानती हूँ। अठावले जी कहते हैं कि उन्होंने पत्र लिख दिया है अमित शाह को, लेकिन जब खुद ही इतनी ज़्यादा विफल सरकार है, उनसे कोई चीज़, हेल्थ में काम नहीं हो रहा है, उनसे अगर बोला हर मुजरिम को बचाने का काम कर रही है शिवसेना और एमवीए सरकार, तो उसमें जब हर चीज़ें फिर वो खुद उठकर क्यों नहीं देते, थोड़ी सी जो इज्जत बची है उसको बचाने के लिए वो क्यों खुद नहीं रेजिग्नेशन देते? देखिए, ये लोग, जब मैं कुछ नेताओं से बात करती हूँ तो वो साफ कहते हैं कि हम यहाँ पे राजनीति करने को है, हम यहाँ पे समाज सेवा के लिए नहीं हैं। तो जब इन्हें राजनीति का मतलब ही नहीं पता, इन्हें जब चाणक्य ने किस तरीके की राजनीति करी थी, किस तरह से पूरा मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, जब उनको ये नहीं पता है देश की राजनीति कैसी रही है। मैं, देखिए, यहाँ पे किसी पार्टी को मैं सही या गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन एक समय था जब इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान का दो फाड़ किया था, बीइंग ए महिला मैं उनका डेफिनेटली मैं एक समर्थक हूँ और मैं उसी का समर्थन करती हूँ। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आज हम दो फ्रंट पे लड़ रहे होते। तो राजनीति किसे कहते हैं? ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर इनको राजनीति की समझ नहीं है, समाज सेवा, तो इन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि हम समाज सेवा करने को नहीं आए हैं, राजनीति नहीं करने आए हैं। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने आए हैं, अपना जितनी अर्निंग हो सकती है 2, 4, 10 जनरेशन के लिए वो प्रॉपर्टी हमें बना लेना है। तो उस तरीके की देश के जो संसाधन है उसका लूट खसोट की राजनीति है। उद्धव ठाकरे अपने लिए और अपने बेटे की राजनीति, कुर्सी की लालसा में वो हर हद को पार कर रहे हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं कि समाज सेवा के लेना है, सबसे बड़ी बात की, जब नेता जो होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ले या कोई भी जो नेता का पद है, जो सीएम का पद है, वो तो खुद ही स्वयं सेवक होता है। अगर जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता ने चुना ही उनको अपनी सेवा के लिए है, तो उनका पहला फर्ज जो बनता है वो तो सेवा बनता है। अगर वो सेवा ही नहीं करेंगे तो उनको तो पूरी तरीके से जनता जैसे नकार रही है आगे और नकार देगी। देखिए, अगर आप ये प्रश्न कर रही हैं तो मैं इसको कहीं से भी मेल खाता हुआ देश की राजनीति से नहीं देखती हूँ। देश के अंदर जितनी जनसंख्या है और जनसंख्या के आधार पे आप जितना मेल और फीमेल का पॉपुलेशन देखेंगे, अमीर और गरीब का पॉपुलेशन देखेंगे, तो उस तरीके की राजनीति होनी चाहिए ना। जितना प्रतिशत हमारी देश की जनसंख्या, 70-75% हमारी देश की जनसंख्या जो है वो गाँव में बसती है, तो क्या उतना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट या राज्यसभा या किसी भी विधानसभा के अंदर है? नहीं है। वही लोग आज के समय में राजनीति में सक्रिय हैं जिनके पास धन और बल की राजनीति हो गई है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अगर हमारे पास 50% एंड अबव अगर क्रिमिनल्स जिनके ऊपर धब्बा है, वो अगर लोकसभा में आप पहुंच रहे हैं, तो आप किस चीज़, कैसी बात कर रही हैं आप कि यहाँ पे जो राजनीति, और सही में वो देश के संसाधनों को आप किस ऊपर से शुरू से आप उठा करके देख लें कि आज से 75वां हम वर्षगांठ अपना मना रहे हैं, मनाएंगे। अभी 15 अगस्त को हमारा 75वां मतलब जो इंडिपेंडेंस डे हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस 75 साल में देश के संसाधनों को सिर्फ लूटा गया है।
यहाँ पे गरीबी क्यों नहीं कम हुई? हम इंदिरा गांधी जी ने भी तो कभी नारा दिया था कि गरीबी हटाने की बात करी थी। देश की जितनी जनसंख्या उसके बेसिस पे अगर आप एजुकेशन का देखेंगे, लिटरेसी है यहाँ पे। लिटरेसी का मतलब आप एजुकेशन से मत जोड़िए। एजुकेशन का मतलब है कि आपको चीज़ों को समझने की, परखने की, विश्लेषण करने की क्षमता है। वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जातिगत आधार पे ही टुकड़ों में बांटा जा सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों को समय आने के हिसाब से उनके साथ लुभावने वादे किए जाते हैं और देश की राजनीति में कहूँगी कि ऐसी ही चल रही है। और ऐसे क्या आपने बार बार इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया है इस चीज़ में। वहीं अगर बात की जाए जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, एमवीए सरकार, जिसमें 3 लोग मिले हुए हैं, जिसमें 3 पार्टी बहुत सारी मिली हुई हैं, उसमें वहीं उनके जो संजय राउत जी खुद ये बयान देते हैं और वो कहते हैं कि अगर यूपीए में सरकार चलानी है तो सोनिया गांधी जी को हटा के शरद पवार को आगे करना चाहिए। सोनिया गांधी एक्टिव नहीं है, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, किनको बनाया जाता है, सोनिया गांधी को स्वीकार करते हैं या शरद पवार को, इसमें मेरा तो कोई से नहीं बनता है। लेकिन जो इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मेरे सामने अगर ये प्रश्न आता है और आप ये प्रश्न रख रही हैं, तो मैं अपनी तरफ से यही कह सकती हूँ कि सोनिया गांधी एटलीस्ट जिस पार्टी की नेता हैं वो एक इंडियन पार्टी है, पूरे देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरे देश में। हुआ एनसीपी की पकड़ पूरे देश के अंदर नहीं है। और दूसरी बात, मैं उससे भी ज़्यादा जो बात मैं समझती हूँ कि जो सोनिया गांधी की पहचान है वो शरद पवार की पहचान नहीं है। शरद पवार किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? शरद पवार सारे घोटाले के लिए जाने जाते हैं। जितने भी घोटाले हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके भतीजे जो हैं अजीत पवार, बेटी उनकी आज के समय में सुप्रिया सुले जो हैं, वो ये लोग, और इनको मुझे मेरे समझ से ये मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। जब शरद पवार जैसे पर्सनालिटी को, पॉलिटिशियन को, मोदी जी जैसा पर्सनालिटी उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करता है, कौन सी ऐसी अचीवमेंट और ऐसी उनकी दावेदारी थी या फिर किस चीज़ का क्या वजह था कि शरद पवार को ये पोजीशन, ये इस तरीके का सम्मान दिया जाता है? तो सोनिया गांधी से कंपेयर करना शरद पवार हमेशा से सोनिया गांधी पे आघात करते रहे, राजीव गांधी के मरने के बाद भी, और हमेशा वो चाह रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं सुपरसीड करूं। संभव नहीं हो पाया। अगर ये सरकार अभी कर पाती, कमज़ोर कड़ी को सारे लोग निकलते हैं। चाको ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, तो कमज़ोर कड़ी अगर ये इनको सोनिया गांधी लग रही हैं तो कांग्रेस पार्टी इसमें सोचे कि आगे फर्दर क्या करना है कांग्रेस पार्टी। आपने घोटालों का जिक्र किया, लेकिन आपने कांग्रेस को उस पर बहुत बाहर रखा। लेकिन अगर घोटालों की बात किया, 2G, 3G, CWG, सब में तो सबसे ज़्यादा नाम तो कांग्रेस मशहूर है घोटालों के लिए। तो घोटालों के नाम से बाहर कैसे है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घोटाले डेफिनेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई और उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। उनको देश की राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने उनको उस लोकतंत्र से, उस पार्लियामेंट में जो देश चलाने के लिए जिनको हमने मनोनीत किया, हमने भाजपा को फाइनली किया, हमने कांग्रेस को बाहर रखा। तो देश की जो जनता है उस चीज़ों को भली भांति समझती है कि किसी भी तरीके का घोटाला जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस घोटाले की वजह से आज कांग्रेस हाथ धोई और बाकी लोग जो कांड कर रहे हैं, ये अपनी छवि को बचाने के लिए अपने आप को, या तो ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का उनके यहाँ छापा पड़ता है, सीबीआई का जब पड़ता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाजपा की तरफ चले जाते हैं या किसी और पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो ये देश में जो हो रहा है वो देश की जनता देख रही है और इसका देश की जनता समय आने के साथ जवाब देती है। मैं वापस उसी प्रश्न पे लाना चाहूंगी आपको और दोबारा वही पूछूंगी, क्या आपको लगता है जैसे खुद ही जो 3 सरकार मिलकर चल रही है, एनसीपी, शिवसेना, साथ ही साथ कांग्रेस, उसमें कैसे शिवसेना के नेता खुद ही मानते हैं सोनिया गांधी को इतने कमजोर, लेकिन जो शरद पवार और यूपीए सरकार शरद पवार की जो पार्टी है उसके साथ ही कांग्रेस सरकार मिली हुई है, तो क्या आप मानती हैं कि सच में सोनिया गांधी कमजोर हैं बहुत और शरद पवार उनसे ज्यादा बड़ा चेहरा है, या फिर दोबारा आपस में ही फूट पड़ती दिख रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि तीनों में कभी एक दूसरे पे ब्लेम डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज के समय में कांग्रेस एक कमज़ोर पार्टी बन चुकी है, ये तो हम सभी लोग जान रहे हैं। तो जो कमज़ोर कड़ी होती है, जो कमज़ोर नब्ज होता है, उन्हीं को दबाया जाता है, तो इनको दबाया जा रहा है। और ख़ास करके एनसीपी की पकड़ तो महाराष्ट्र में है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो शरद पवार वहाँ पे जीवित हैं अभी, तो इस वजह से संजय राउत सोचते हैं कि शरद पवार के माध्यम से मोदी जी को भी कहीं ना कहीं अपने फेवर में लिया जा सकता है। और सोनिया गांधी के विपक्ष की बात होगी तो डेफिनेटली जो आज के समय की जो राजनीति है वो दूसरा पार्टी उससे खुश होगा ही होगा। तो इस तरीके की राजनीति होती रहती है। लेकिन देश की जनता का क्या विसात है, मुझे समझ में नहीं आता कि देश की जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा है, देश के हित के लिए नहीं सोचा जा रहा है। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, जो भी पार्टी है देश के अगर हित के लिए अगर आप सोचेंगे, जो मोदी के गवर्नमेंट के आने के बाद में कहूँ कि जो भी काम हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं वो बेहतरीन हुआ है। तो सोनिया गांधी अगर उनको कमज़ोर कड़ी अगर उनके लोग ही बना रहे, इससे पहले भी कुछ जो म्यूनिसिपल के जो लोग थे वो
कांग्रेस को छोड़ करके शिवसेना में शामिल हुए थे। तो ये तो चलता रहेगा और ये चलता शुरू से ही रहा। इसकी वजह से आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने दल बदल के लिए कानून भी बनाया था, तो वो सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। जब इच्छा शक्ति अगर किसी चीज़ की हो तो। आखिरी और अंतिम सवाल कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि तीनों में जब आपस में बन नहीं रही है, तीन अलग अलग विचारधाराएं मिल तो रही हैं लेकिन एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी अनिल देशमुख जी कहते हैं, उनसे बिल्कुल जो शिवसेना बयान देती है उससे बिल्कुल उल्टे बयान देते हैं, होम मिनिस्ट्री का जो काम है उससे भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो महाराष्ट्र में जो अभी खुद ही आपस में इतनी ज़्यादा आपस में ही फूट पड़ रही है, तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति शासन जल्द लग सकता है? देखिए, अनिल देशमुख ने जो बोला है वो डेफिनेटली वो शरद पवार पे अटैक किया उन्होंने, शरद पवार को पसंद नहीं आया है। संजय रावत कहीं ना कहीं साध रहे हैं कि शरद पवार को अपने फेवर में किया जाए और सोनिया गांधी पे अटैक कर रहे हैं। अगर ये जो भी असेंबली में चुन करके जो लोग आए हैं और जिन्होंने मिल करके ये पार्टी फॉर्म किया है, जब तक ये मेजॉरिटी में है तभी तक सरकार चलेगी। जैसे ही आपस में सहमति नहीं बनती है और पार्टी में फूट पड़ती है या टूटती है पार्टी, तो डेफिनेटली ये जैसे ही आप माइनॉरिटी में मतलब नीचे गिरते हैं सीट का अगर कैलकुलेशन अगर आप देखें वो कम होता है, तो ऑब्वियस है कि तुरंत में तो, क्योंकि तीन पार्टी मिलकर के यहाँ पे जो चला रही है सरकार चला रही है महाराष्ट्र के अंदर आघाड़ी सरकार, तो डेफिनेटली अगर वो चीज़ सामने आता है, अगर फूट पड़ती है और टूटते हैं लोग, तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति शासन लगना तो तय ही बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा जाए कि साठ गांठ कर कर चल तो रही है सरकार, लेकिन अब क्या आखिरी सांसें गिन रही है ये जो साठ गांठ करके सरकार चल रही है, और जो महाराष्ट्र में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। देखना बहुत अहम होगा कि महाराष्ट्र की सरकार अब कहाँ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है उस तरीके से तो लग रहा है कि अभी सिर्फ जिस तरीके से दिया बहुत फड़फड़ाता है जब वो बुझने वाला होता है, उसी तरीके से सिर्फ ये आखिरी सांसें गिन रही है और जल्द से जल्द शायद राष्ट्रपति शासन लग सकता है।